Hello and welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 9th February 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. सो हरियाणा कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ ड्राफ्ट फॉर द एंटी कन्वर्जन बिल. हरियाणा का जो एंटी कन्वर्जन बिल है उसका ड्राफ्ट अप्रूव कर दिया गया है बाय हरियाणा कैबिनेट. सो द फुल नेम ऑफ हरियाणाज एंटी कन्वर्जन बिल इज़ बेसिकली हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2022. सो हरियाणा का जो एंटी कन्वर्जन बिल है इसके अंदर वो रिलीजियस कन्वर्जन्स जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्सफुल तरीके के साथ या फिर अनड्यू कहीं पे इन्फ्लुएंस के चलते कहीं पे ये रिलीजियस कन्वर्जन हो रही है, कोएर्जन की वजह से, कहीं पे अल्योरमेंट का केस अगर है, कहीं पे फ्रॉड की वजह से हमें कन्वर्जन देखने के लिए मिलती है बाय मीन्स ऑफ मैरिज और मेकिंग एनी ऑफेंस, तो ऐसे केसेस के अंदर जो रिलीजियस कन्वर्जन है दैट इज़ प्रोहिबिटेड. ना इससे पहले हमने कर्नाटका का जो एंटी कन्वर्जन बिल था उसकी बात की थी. सिमिलरली हरियाणा का भी जो एंटी कन्वर्जन बिल है इट इज़ ऑन द सेम लाइन विद द एंटी कन्वर्जन लॉज दैट आर पास इन अदर स्टेट्स एज वेल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यों बहुत सारी स्टेट्स अपनी अपनी स्टेट के लिए एंटी कन्वर्जन लॉज लेकर आ रही हैं. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इंडिविजुअल को राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज और हर रिलीजन का फंडामेंटल राइट दिया गया है. हाउएवर ये देखा गया कि देयर वर सम इंस्टेंसेस जिसके अंदर फोर्सफुल कन्वर्जन करवाई गई इनटू सम अदर रिलीजन या फिर अल्योरमेंट देकर या फिर किसी इन्फ्लुएंस के अंदर रिलीजन की कन्वर्जन करवाई गई, एंड जिससे निकल के ये निकला कि देर आर सर्टन ग्रुप हु इज़ वर्किंग विद दिस एजेंडा कि उनकी जो रिलीजन की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाए एज़ कम्पेयर टू दी अदर रिलीजन. देन इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसके अंदर वी सी कि पीपल मैरी द पर्सन विद अदर रिलीजन, एंड इसके अंदर या तो मिस रिप्रेजेंटेशन का केस आ जाता है, एंड बहुत बार ये देखा गया है कि आफ्टर गेटिंग मैरिड जो अदर स्पाउस है उनको फोर्स किया जाता है टू कन्वर्ट देयर रिलीजन. तो ऐसे जो केसेस आते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से कन्वर्जन हो रहा है, सो सच केसेस आर अनएक्सेप्टेबल. ये ना ही सिर्फ उस इंडिविजुअल का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है इसके अगेंस्ट है, साथ ही में हमारा जो इंडियन सोसाइटी का जो सेक्युलर फैब्रिक है, वी आर सेक्युलर नेशन, ये उसके भी अगेंस्ट जाता है. देयरफॉर ये कहा जाता है कि जो एंटी कन्वर्जन बिल है दिस बेसिकली सस्टेन्स द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म ऑफ अ कंट्री. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का ना कोई रिलीजन है, स्टेट हैज़ नो रिलीजन एंड ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल एंड देयरफॉर नो रिलीजन शेल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर द अदर. तो स्टेट का जो नेचर है वो यहाँ से सेक्युलर हो जाता है, और साथ ही में जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं दे हैव फ्रीडम टू प्रीच, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. तो अपनी चॉइस से वो जो भी रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं दैट इज़ द फंडामेंटल राइट. हाउएवर जो फोर्सफुल कन्वर्जन्स होती हैं उनको रोकने के लिए ये एंटी कन्वर्जन बिल, एंटी कन्वर्जन लॉज स्टेट्स लेकर आती हैं ताकि जो इंडिविजुअल्स के जो फंडामेंटल राइट हैं इन टर्म्स ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन वो बरकरार रहे, और साथ ही में हमारी सोसाइटी का जो सेक्युलर नेचर है ये भी मेंटेन रहे. सो हरियाणा का जो एंटी कन्वर्जन बिल है अगर हम इसके मेजर हाइलाइट्स देखें तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, इसके अंदर जो रिलीजियस कन्वर्जन्स मेनली जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्सफुल, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएर्जन, अल्योरमेंट, बाय फ्रॉड, मैरिज अगर फ्रॉडलेंट मैरिज की वजह से कन्वर्जन्स हो रही हैं, ऐसी रिलीजियस कन्वर्जन्स को प्रोहिबिट करता है. इस केस में अगर हम पनिशमेंट देखें तो अगर किसी माइनर की या विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अगर इनकी कन्वर्जन होती है तो ऐसे केस के अंदर जो पनिशमेंट है वो सबसे ज़्यादा ग्रेटर है. और एक और बड़ी चीज़ याद रखिएगा कि ये जो एंटी कन्वर्जन बिल है इसके अंदर ये प्रूव करना कि जो कन्वर्जन थी वो मिसरिप्रेजेंटेशन से हुई या नहीं हुई, उसमें फोर्स था या नहीं था, ये जो सारा का सारा जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये बेसिकली जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके ऊपर लाई करता है.
इसके अलावा अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने विलफुल अपने कंसाइंस के साथ अपना रिलीजन कन्वर्ट करना चाहता है फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, तो ऐसे केस में उस इंडिविजुअल को एक डिक्लेरेशन देनी होगी टू अ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, जिसके तहत ये वो इंश्योर करेंगी कि जो रिलीजन कन्वर्जन जो वो कर रहे हैं उसमें कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं यूज़ हो रही, तो ये आपको डिक्लेरेशन देनी होगी। इसी के साथ साथ इस बिल में ये भी प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसी मैरिज होती है जिसके अंदर फोर्सफुली बाय कंपल्शन जो रिलीजन को कन्वर्ट करवाया जा रहा है, सो ऐसे केस में उस मैरिज को इवन नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है। नाउ हरियाणा इज़ नॉट द ओनली स्टेट जो कि एंटी कन्वर्जन बिल या फिर एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आ रही है। There are many states like for example Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Jharkhand, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमारे पास लॉज हैं। वेल याद रखिएगा, उड़ीसा वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एनैक्ट एन एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन एंड इसे नेम किया गया एज उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967। और 1967 में ही उड़ीसा के बाद इवन मध्य प्रदेश ने भी एंटी कन्वर्जन को लेकर लॉ बनाया। इन लॉज के अंदर जो पनिशमेंट मिलती है, जो पेनल्टीज़ होती हैं, दे कैन रेंज फ्रॉम मॉनिटरी फाइन टू इम्प्रिजनमेंट, दे कुड बी इवन पनिशमेंट रेंजिंग फ्रॉम 1 to 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड दे कुड बी फाइन फ्रॉम 5,000 to 50,000 रुपीज़। सिमिलरली जैसे कि हमने पहले बात की, अगर विमेन, चिल्ड्रन, SC, ST अगर इनको कन्वर्ट किया जाता है तो ऐसे केस के अंदर जो पेनल्टीज़ होती हैं वो काफ़ी स्टिफर होती हैं। नाउ एंटी कन्वर्जन लॉज से जुड़े हुए इश्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले लॉज में जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की जाती हैं जैसे कि मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्सफुल कन्वर्जन, फ्रॉड, एल्योरमेंट, इन टर्मिनोलॉजीज़ का जो मीनिंग है, जो स्पेक्ट्रम है, दैट इज़ वेरी वेग, इट इज़ वेरी अनसर्टेन, जिसकी वजह से सीरियस इश्यूज़ के अंदर इनको मिस यूज़ भी किया जा सकता है। साथ ही में एंटी कन्वर्जन लॉज में मेजर फोकस जो है दैट इज़ ऑन प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन रादर देन टू अचीव रिलीजियस फ्रीडम, एंड देयरफॉर इट इज़ इवन सेड कि हो सकता है कि जो प्रोहिबिटिव लेजिस्लेशन है कि रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिटेड है, दिस कैन बी यूज्ड टू ऑप्रेस एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ एज वेल। अलॉन्ग विद दिस इंडिया का जो सेकुलर फैब्रिक है ये उसके ऊपर एक थ्रेट पोज करता है। हमारी सोसाइटी की जो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ हैं, जो लीगल सिस्टम है, उसके अंदर रिलीजियस जो डिसीजंस हैं उसको लेकर एंटी कन्वर्जन लॉ का आना ये भी एक बड़ा थ्रेट है ना। यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए कि रिलीजन को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। वेल अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो एवरी इंडिविजुअल हैज़ फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। जिस तरह से वो अपने रिलीजन को इंटरसेप्ट करते हैं, जो बिलीव्स, जो प्रैक्टिसेस उनके पास जो वो मानते हैं, दे कैन फॉलो इट, दे हैव फ्रीडम टू फॉलो देयर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। नाउ यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि वी हैव रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया। सो इंडिया ने इवन ये स्ट्रैटेजी भी अडॉप्ट की है जिसके अंदर जो रिलीजन है और जो स्टेट है इनको सेपरेट रखा गया है। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट के लिए हर एक रिलीजन एक बराबर है और कोई भी रिलीजन दूसरे रिलीजन से ऊपर नहीं है। सो स्टेट को सेकुलर रखा गया है और जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको फ्रीडम दी गई है कि वो कोई भी रिलीजन, किसी भी तरह की प्रैक्टिस, किसी भी तरह के बिलीफ को फॉलो कर सकती है। तो इसे हम एक तरह से रिलीजियस फ्रीडम ही कह सकते हैं। वेल इसे लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव मैनी आर्टिकल्स, लाइक वी हैव आर्टिकल 25 विच सेज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। Article 26 which talks about freedom to manage religious affairs. Then we have Article 27 which says freedom to pay taxes for promotion of any particular religion. Article 28 is about freedom to attend religious instruction or worship in certain educational institutions. So these are all our right to freedom of religion in India. आगे बढ़ते हैं। सो तमिलनाडु असेंबली ने वंस अगैन उनका जो नीट एग्जेम्पशन बिल है इसे दोबारा अडॉप्ट कर लिया है। वेल दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस बिल वॉज अर्लियर रिटर्न्ड बाय गवर्नर ने इस बिल को रिटर्न किया था, जिसके बाद तमिलनाडु असेंबली ने दोबारा फिर से जो नीट बिल है उनका उसे अडॉप्ट किया है। तो वेल इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में हम समझेंगे कि गवर्नर का रोल क्या होता है व्हेन इट कम्स टू अप्रूविंग अ बिल।
नाउ सबसे पहले इस स्टोरी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। नाउ तमिलनाडु असेंबली ने उनका ये बिल पास किया था सितंबर 2021 में, एंड दे नेम्ड इट एज तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल 2021। इस बिल के अंदर बेसिकली जो स्टेट है दे आर सीकिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम नीट। Well, NEET is a mandatory for all the students who apply for undergraduate medical, dental, आयुष courses, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, उनमें एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। वेल, इसको लेकर तमिलनाडु एक बिल प्रेजेंट करता है टू एग्जेम्प्ट द स्टेट फ्रॉम द नीट एग्ज़ाम। तो बेसिकली इस बिल में ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो मेडिकल कोर्सेज़ हैं उनमें एडमिशन क्लास 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन हुए हैं उसके बेसिस पे होने चाहिए। अ सिस्टम विच इज़ फॉलोड बाय तमिलनाडु बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नीट इन 2017। तो 2017 में नीट इम्प्लीमेंट होता है, इससे पहले तमिलनाडु में 12th के जो मार्क्स थे उसी के बेसिस पे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन हुआ करता था। लेकिन जिसके बाद ये जो मैंडेटरी एग्ज़ाम आ चुका था, जिसके अंदर अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो नीट का एग्ज़ाम मैंडेटरी था। अलॉन्ग विद दिस इस बिल में ये भी स्टेट किया गया कि अगर हम मेडिकल कोर्सेज की बात करें तो हमारे शेड्यूल 7 जो है उसके ये लिस्ट 3 के अंदर लाई करता है। देयरफॉर स्टेट गवर्नमेंट्स भी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनते हैं टू रेगुलेट द एडमिशंस फॉर द अंडर प्रिविलेज सोशल ग्रुप्स। तो शेड्यूल 7 में जो लिस्ट 3 है दैट इज़ बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसीलिए कहा गया है कि मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन्स को लेकर स्टेट गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो वो भी इन एडमिशन प्रोसेसेस को रेगुलेट कर सकती है, जिसके तहत तमिलनाडु गवर्नमेंट वांट द स्टेट टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नीट एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसके बेसिस पे एडमिशन हो। तो ये सारा बिल था तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स 2021। नाउ ये बिल तमिलनाडु असेंबली पास करती है इन सितंबर 2021, जिसके बाद ये बिल गवर्नर के पास जाता है फॉर अप्रूवल। हाउएवर गवर्नर इस बिल को रिटर्न कर देते हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दिस बिल वाज रिटर्न बाय द गवर्नर। Now, governor basically returned this bill to the speaker for reconsideration by the assembly. कि जो assembly है, they should reconsider this with the opinion that this was against the interest of student, especially those who come from rural and economically poor backgrounds. तो गवर्नर ने बिल को रिकन्सिड्रेशन के लिए दोबारा रिटर्न कर दिया टू द तमिलनाडु असेंबली। एंड इसके अंदर इवन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो केस था क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी। दे अपहेल्ड द नीट एंड उन्होंने कहा कि एक यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन चाहिए। एंड बेसिकली ये एक तरीके का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसे आप अनरीजनेबल नहीं कह सकते। सो इवन सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द नीट एग्जामिनेशन। देयरफॉर गवर्नर ने ये सब कहते हुए बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए असेंबली में भेज दिया। बट देन अगैन तमिलनाडु असेंबली ने इस नीट बिल को दोबारा अडॉप्ट कर लिया है। सो नाउ गवर्नर विल हैव टू ग्रांट हिज असेंट टू दिस बिल। नाउ यहाँ से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पासिंग ऑफ अ बिल, तो उस केस के अंदर गवर्नर के पास क्या पावर है, किस तरह से गवर्नर बिल को लेकर क्या क्या फंक्शंस कर सकता है। लेट्स टॉक अबाउट इट। नाउ इसे लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव आर्टिकल 200। सो आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास अगर बिल आता है तो पहली चॉइस उनके पास है कि दे कैन ग्रांट असेंट, वो सीधा बिल को असेंट दे सकते हैं एंड बिल विल बिकम द एक्ट, या फिर दे कैन विदहोल्ड असेंट एज वेल, वो अपना जो असेंट है उसे अपने पास विदहोल्ड भी कर सकते हैं विदाउट एनी मेकिंग एनी डिसीजन, या फिर दे कैन रिटर्न द बिल टू द लेजिस्लेचर। दोबारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको बिल रिटर्न कर दिया गया फॉर रिकन्सिड्रेशन। नाउ ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर जो बिल है इसे रिकन्सिड्रेशन के लिए लेजिस्लेचर में रिटर्न किया गया, या फिर जो गवर्नर हैं दे कैन रिजर्व द बिल फॉर कंसिड्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की कंसिड्रेशन के लिए गवर्नर बिल को रिजर्व भी कर सकते हैं। नाउ इस केस में क्या हुआ कि जो बिल है उसे रिकंसिड्रेशन के लिए लेजिस्लेशन में दोबारा रिटर्न किया गया। वेल सबसे पहले गवर्नर किसी भी बिल को रिटर्न कर सकता है, जस्ट नॉट मनी बिल। मनी बिल को दोबारा आप लेजिस्लेचर में रिटर्न नहीं कर सकते। नाउ
अगर हमारे हाउस के अंदर जो बिल है वो रिटर्न हुआ, दोबारा वापस आया ना, हाउस के पास जब ये बिल वापस आता है तो दे कैन रिकन्सिडर। ना सपोज हाउस ने दोबारा उस बिल को पास किया, चाहे उसके अंदर चेंजेस किए या फिर विदाउट एनी चेंजेस भी, अगर असेंबली ने, हाउस ने दोबारा बिल को पास कर दिया एंड दोबारा इसको गवर्नर के पास प्रेजेंट किया फॉर असेंट, ऐसे केस में गवर्नर अपना असेंट विद होल्ड नहीं कर सकता और गवर्नर को अपना असेंट देना पड़ता है। तो असेंबली ने बिल पहले गवर्नर को दिया, लेकिन गवर्नर ने इसे दोबारा असेंबली को रिटर्न कर दिया कि आप इसे रिकन्सिडर कीजिए। ना ऐसे केस में असेंबली ने चाहे उसके अंदर चेंजेस किए या फिर चेंजेस नहीं किए, लेकिन दोबारा अगर उस बिल को गवर्नर को दे दिया, नाउ गवर्नर हैज़ नो चॉइस। अब गवर्नर अपना जो असेंट है उसे विदहोल्ड नहीं कर सकते, दे नीड टू गिव असेंट टू दैट बिल। ना इसके अलावा गवर्नर अपने बिल्स को रिजर्व कर सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ अगर गवर्नर को लगता है कि जो बिल है इट इज़ बेसिकली क्लिपिंग द विंग्स ऑफ हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट की पोजीशन को एंडेंजर करता है, तो ऐसे केस में दे कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ना ये जो पूरा का पूरा इशू है, इसके अंदर ऐसे सब्जेक्ट की बात हो रही है मेडिकल कोर्सेज की, जो कि बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करता है और ऑलरेडी इसे लेकर हमारे पास सेंट्रल लॉ एग्जिस्ट करता है विच इज़ इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, राइट। एंड इसे अमेंड किया गया था एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, जिसके थ्रू नीट एग्जाम को मैंडेटरी बनाया गया था। नाउ तमिलनाडु का ये जो बिल है इट इज़ गोइंग अगेंस्ट दिस सेंट्रल लॉ, देयरफॉर दिस बिल हैव टू बी सेंट टू द प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के थ्रू इस बिल को असेंट या फिर जो डिसीजन है वो वहाँ से आएगा। Therefore, जो स्टेट लॉ है इट कैन बी इन फोर्स ओनली इफ द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू ग्रांट हिज असेंट। नाउ इसके आगे, नाउ अगर स्टेट का बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया गया तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? वेल, आर्टिकल 201 सेज कि अगर जो बिल है इसे रिजर्व किया गया फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, नाउ प्रेसिडेंट हैव चॉइस, ईदर वो बिल को असेंट दे सकते हैं या फिर दे कैन विदहोल्ड द असेंट एज वेल। इसी के साथ साथ President can also direct the governor to return this bill back to the legislature, जिसके बाद जो हाउस है उसे उन्हें उस बिल को रिकन्सिडर करना पड़ेगा विद इन द पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर रिसीविंग इट। नाउ यहाँ पे आकर अब थोड़ी स्टोरी चेंज होती है। नाउ सपोज जो लेजिस्लेचर है उसने दोबारा उस बिल को पास किया, चाहे उसके अंदर चेंजेस किए चाहे नहीं किए, बट अब ये जो बिल है इट वुड बी प्रेजेंटेड बिफोर प्रेसिडेंट फॉर द कंसिडरेशन। नाउ इससे पहले हमने क्या कहा था कि अगर गवर्नर के पास दोबारा प्रेजेंट होता है तो ऐसे केस में गवर्नर को असेंट देना ही पड़ता है, लेकिन अगर ये बिल दोबारा प्रेसिडेंट के सामने दिया गया इट विल बिकम लॉ अगर इसको असेंट दिया गया। अगर प्रेसिडेंट ने डिनाई कर दिया अपना असेंट तो ऐसे केस में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है दे हैव नो अदर चॉइस, एक्सेप्ट हुआ, असेंट मिला तो ठीक है, असेंट नहीं मिला तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है, आप उसको दोबारा प्रेजेंट नहीं कर सकते। ना इस पूरे इशू के अंदर गवर्नर की जो डिस्क्रिशन है उसको लेकर क्वेश्चन आता है। ना अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखें 1935 का, तो उसके अंदर ये टर्म लिखी गई थी, इन हिज डिस्क्रिशन वाइल रेफरिंग टू गवर्नर्स ग्रांट टू असेंट ऑफ बिल। जब भी गवर्नर किसी भी बिल को असेंट देता है तो उसके अंदर इन हिज डिस्क्रिशन टर्म यूज़ की गई। हाउएवर आर्टिकल 175 जो था हमारे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके बाद बेसिकली आर्टिकल 200 बन जाता है, उसके अंदर इस फ्रेज को ओमिट किया गया जब इसे इनैक्ट किया गया। तो इसे लेकर बेसिक चीज़ यही दी गई है कि जो गवर्नर है दे फंक्शन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस होती है उसके बेसिस पे जो गवर्नर है वो फंक्शन करता है, एंड देयरफॉर गवर्नर इज बाउंड टू गो बाय द एडवाइस। तो ये तो बहुत अनयूजुअल हो जाएगा ये कहना कि हाँ जी गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डायरेक्शंस, एड एंड एडवाइस पे काम भी कर रहा है, लेकिन गवर्नर ने अपना असेंट विदहोल्ड कर दिया या फिर जो बिल है उसे रिटर्न कर दिया, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अनयूजुअल हो जाता है। तो इवन अगर हम इस पूरी आर्टिकल की सोल को समझें जिसके अंदर जो बिल है इसे रिटर्न किया जाता है, एंड ऑन द सेम साइड वी आर सेइंग कि जो गवर्नर है दे वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
तो इस प्रोविज़न के लिए ये कहा गया कि सपोज़ कोई बिल जो है वो असेंबली ने पास कर दिया, लेकिन इसे बहुत ही जल्दबाजी में अडॉप्ट किया गया, या फिर लेटर ऐसा लगा कि इसके अंदर कुछ और चेंजेस करने चाहिए, तो ये जो रिकन्सिड्रेशन का प्रोविज़न डाला गया है, इट इज़ सो दैट कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लगा कि उनको दोबारा उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, सो दे कैन आस्क गवर्नमेंट, दे कैन एडवाइज गवर्नर टू रिटर्न द बिल बैक, ताकि उसके अंदर वो चेंजेस कर सकें. एंड इसी को लेकर वी हैव सरकारिया कमीशन विच बेसिकली बेस्ड ऑन सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस. तो उन्होंने भी ये पॉइंट आउट किया कि ये जो कहा जा रहा है कि देयर कैन बी सम ओकेजन्स जिसके अंदर ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स जो बिल हैं उसे विदहोल्ड किया जा सकता है, जो असेंट है उसे विदहोल्ड किया जा सकता है. इसे लेकर ये भी एग्जांपल स्टेट की गई कि ऐसा भी हो सकता है, लेट्स से कि मिनिस्ट्री ने कोई बिल पास किया, लेकिन लेटर न्यू गवर्नमेंट आई एंड दे डोंट वांट टू गो विद दिस पर्टिकुलर बिल, एंड देयरफॉर दे कैन आस्क द गवर्नर कि उसको दोबारा रिकन्सिड्रेशन के लिए भेजा जाए और उसे असेंट ना दिया जाए. तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पे सरकारिया कमीशन को समझें, और अगर हम अभी तक जो भी डिबेट्स हुई हैं इस पूरी चीज़ को लेकर, तो यही है कि गवर्नर जो एड एंड एडवाइस मिलती है फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर सकता. जस्ट बिकॉज गवर्नर को जो बिल के अंदर जो पॉलिसी है अगर वो पसंद नहीं आई, सो दे कैन नॉट काउंटर द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ना इस पूरी सिचुएशन में तमिलनाडु असेंबली की बड़ी जो दलील यही है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट मेकिंग इन टू MBBS कोर्सेज बिकॉज ऑफ दिस नीट एग्जामिनेशन. वेल, इसे लेकर ये भी कहा जा रहा है कि 2017 से पहले जब नीट नहीं भी था तब भी यही सेम सिचुएशन थी. तो ऐसा नहीं है कि नीट से पहले सिचुएशन कुछ और थी, नीट के बाद चेंज हो चुकी है. सो दिस एंटायर जो हमारे पास न्यूज़ आई है, इससे किस तरह से जो स्टेट है, गवर्नर का क्या रोल होता है व्हेन इट कम्स टू पासिंग अ बिल, तो ये आपने अपनी पॉलिटी की बुक से भी रादर रिवाइज कर लेना है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एज चार मीनार इज इन न्यूज़. तो बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दे आर टेकिंग सम स्टेप्स जिसके थ्रू चार मीनार के आसपास जो वायरिंग है उसे डिस्क्रीट किया जा सके, सो दैट इवन चार मीनार की जो लाइटिंग है वो इम्प्रूव हो सके. सो चार मीनार इज़ 430 ईयर्स ओल्ड मॉन्यूमेंट, 430 ईयर ओल्ड है ये, एंड ये हैदराबाद में सिचुएटेड है. तो ये जो इम्प्रूव्ड लाइटिंग सिस्टम होगा, इससे चार मीनार ज़्यादा असेसिबल हो सकेगा, क्योंकि जो लाइटिंग है वो जो मीनार्स हैं उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, एंड देयरफॉर जो विजिटर्स हैं दे कैन विजिट द अपर स्टोरी ऑफ द मीनार्स एज वेल. नाउ चार मीनार को लेकर कुछ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं उनको कवर कर लेते हैं. चार मीनार एक उर्दू टर्म है विच बेसिकली मीन्स 4 मीनारट्स. ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, हैदराबाद में सिचुएटेड है. 1591 में इसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बिल्ड किया था, एंड दिस वाज मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ही वाज 5th किंग ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी. एंड चार मीनार को इसलिए बनाया गया टू मार्क द फाउंडिंग ऑफ हैदराबाद, एंड वहाँ पे एक प्लेग का एंड हुआ था विच एक्चुअली डिवास्टेटेड द सिटी. तो उस प्लेग के ख़त्म होने पर और हैदराबाद की फाउंडेशन पे इस चार मीनार को बनाया गया. चार मीनार का जो आर्किटेक्चर है, इट इज़ क्लासिफाइड एज इंडो सार्सेनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. इसके अंदर जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं दे आर बेसिकली ग्रेनाइट एंड लाइम मोर्टर. कुछ 56 मीटर्स हाइट है चार मीनार की, एंड इट हैज़ 4 साइडेड आर्चवेज, और वहाँ पे चार मीनारें हैं विच गोज़ अबव द सराउंडिंग्स मार्केट एरिया. बिल्कुल मार्केट एरिया से भी ऊंची ये मीनारें हैं. और चार मीनार की हर एक साइड का जो स्ट्रक्चर है इट फेसेस अ कार्डिनल डायरेक्शन, एंड हर एक डायरेक्शन में आपको एक पॉइंटेड आर्क देखने के लिए मिलेगा. एंड ये जो आर्चेस हैं दे सपोर्ट अ गैलरी, वहाँ पे आर्च वेज की गैलरी है जिन्हें सपोर्ट किया जाता है. सो बेसिकली 2 फ्लोर में वहाँ पे आपको रूम्स मिलते हैं. एंड ये जो मॉन्यूमेंट है इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली स्क्वायर शेप में है, अबाउट 20 मीटर टू द साइड. एंड अगर हम हर एक कॉर्नर और मीनारत को देखें तो जो मीनारत है उसकी जो हाइट है इट गोज़ टू 24 मीटर्स. चारों जो मीनारें हैं, हर एक मीनार के अंदर देयर आर 149 सर्कुलर स्टेप्स,
एंड कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम्स में जो इस मॉन्यूमेंट का जो फर्स्ट फ्लोर हुआ करता था उसे एज अ मदरसा कॉलेज के तौर पे यूज़ किया जाता था, और जो सेकंड फ्लोर था इट हाउस्ड अ मॉस्क which is the oldest mosque in the city on the western side. So that is it. That is all for this video. हमने इस वीडियो में आज के न्यूज़पेपर में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे हमारे प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिस्कस किया. If you like this video, do like and comment down below. I will see you in my next one. Thanks for watching.